हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। हम लोग जो है कोशिका चक्र पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? कोशिका चक्र या कोशिका विभाजन। क्या पढ़ रहे थे? कोशिका चक्र या कोशिका विभाजन। कोशिका चक्र या कोशिका विभाजन। तो हमें हम लोगों ने इसमें पढ़ा था इंटरफेस की अवस्था। इंटरफेस और डिवीजन फेज। इंटरफेस और डिवीजन फेज यानी अंतरावस्था और विभाजन की अवस्था पढ़े थे। इंटरफेस में हम लोग G1 फेज, S फेज और G2 फेज पढ़ा था। क्या क्या पढ़े थे? G1 फेज, S फेज, G2 फेज। G1 फेज में क्या क्या था? इसमें था आरएनए का संश्लेषण होता है और आरएनए का संश्लेषण, फिर उसके बाद एंजाइम का संश्लेषण होता है। आरएनए का संश्लेषण, एंजाइम का संश्लेषण, विभिन्न प्रोटीनों का संश्लेषण होता है। किसमें? ये जीवन अवस्था में होता है। जीवन अवस्था में कोशिका द्रव्य में इसमें वृद्धि होती है। यस फेज में क्या होता है? डीएनए बनता है। डीएनए का संश्लेषण होता है। डीएनए का प्रतिलिपि बनता है और डीएनए का मॉडल बनता है, द्विकुंडलित मॉडल बनता है। हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अब G2 फेज में क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें शेष आरएनए का संश्लेषण होता है और कोश एटीपी का संश्लेषण होता है। उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन, क्या कहते हैं, संश्लेषण, कोशिकांगों का संश्लेषण होता है आदि। ठीक, अब आते हैं प्रोफेज की अवस्था यानी कैरियोकाइनेसिस की। इसमें डिवीजन फेज में यह भी दो प्रकार का है, कैरियोकाइनेसिस यानी इसमें क्या होता है? केंद्रक विभाजन होता है। क्या होता है? केंद्रक विभाजन। केंद्रक विभाजन होता है। और इसमें और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। क्या होता है? साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस का यानी कोशिका द्रव्य में विभाजन होता है। कोशिका द्रव्य का विभाजन, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। डिवीजन फेज दो प्रकार से, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस केंद्रक विभाजन और साइटोकाइनेसिस कोशिका द्रव्य विभाजन। सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन को इसकी खोज जो है फ्लेमिंग ने की थी। किसने? फ्लेमिंग ने। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने की थी। फ्लेमिंग यानी खोज कर समसूत्री विभाजन खोज करता कौन है? फ्लेमिंग। यानी इसमें जनक कोशिका से दो समान पुत्री कोशिका बनती है। क्या? दो समान पुत्री कोशिका बनती है। समसूत्री विभाजन में एक जनक कोशिका से दो समान पुत्री कोशिका बनती है। ठीक, यानी समान गुणसूत्र पर कोशिकाएं बनती हैं। एक जनक कोशिका से दो पुत्री समान कोशिकाएं बनती हैं। समसूत्री विभाजन, सबसे पहले समसूत्री विभाजन में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो प्रोफेज में क्या होता है? इसमें सूत्री विभाजन की अवस्था जो है सबसे लंबी चलती है। प्रोफेज में सूत्री विभाजन की जो
प्रवस्था होती है, अवस्था होती है, सबसे लंबी चलती है। इसमें क्या होता है, लंबी चलती है। ठीक, उसके बाद इसमें क्या होता है, केंद्रक कला जो है लुप्त हो जाती है। केंद्रक। अब आते हैं प्रोफेज की अवस्था। प्रोफेज में क्या होता है, इसमें सूत्र विभाजन सबसे लंबा चलता है। क्या चलता है, सूत्र विभाजन सबसे लंबा चलता है, सबसे लंबा चलता है। और दूसरा पॉइंट है, इसमें क्या हो जाता है, केंद्रक कला लुप्त हो जाता है। क्या होता है, केंद्रक कला लुप्त हो जाता है। केंद्रक कला लुप्त हो जाता है। तीसरा पॉइंट है, केंद्रिका भी, जब केंद्रक कला लुप्त हो जाएगा तो केंद्रिका भी लुप्त हो जाएगी। केंद्रिका भी लुप्त हो जाएगी। ठीक, और आगे है क्रोमैटिन जाल गुणसूत्रों में बदल जाएगा। जब उसमें क्रोमैटिन दिया, क्या कहते हैं, केंद्रक में क्रोमैटिन जाल होता है, क्रोमैटिन जाल गुणसूत्रों में बदल जाएगा। किसमें, गुणसूत्रों में बदल जाएगा। गुणसूत्रों में बदल जाएगा। गुणसूत्रों में बदल जाएगा। उसके बाद क्या होता है, सेंट्रोसोम का विभाजन हो जाता है। सेंट्रोसोम का विभाजन पूर्ण हो जाता है। विभाजन पूर्ण हो जाता है। ये सारा जो क्रिया है ये प्रोफेज में हो रहा है। प्रोफेज में क्या होगा, प्रोफेज सबसे लंबी अवस्था है। सूत्री विभाजन का, समसूत्री विभाजन का सबसे लंबी अवस्था क्या है, प्रोफेज है। इसमें केंद्रक कला लुप्त हो जाती है, केंद्रिका भी लुप्त हो जाती है, क्रोमैटिन जाल गुणसूत्रों में बदल जाता है और सेंट्रोसोम विभाजन पूर्ण हो जाता है। ठीक, अगला पॉइंट है, तर्क तंतुओं का निर्माण आरंभ हो जाता है। ठीक, प्रोफेज में क्या है, सूत्र विभाजन सबसे लंबा चलता है। इसमें केंद्रक कला लुप्त हो जाती है, केंद्रिका भी लुप्त हो जाती है, क्रोमैटिन जाल गुणसूत्रों में बदल जाता है, सेंट्रोसोम विभाजन पूर्ण हो जाता है सेंट्रोसोम का। उसके बाद तर्क तंतुओं का निर्माण आरंभ हो जाता है, यानी इस पर। ठीक, अब अगली अवस्था क्या है, मेटाफेज। कौन सी अवस्था है, मेटाफेज। कहते हैं कोई आगे अगर बढ़ने लगता है तो सब लोग पैर खींचने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे। मेटाफेज यानी इसको मध्यावस्था बोलते हैं। इसमें गुणसूत्र क्या होता है, डायाड से डायाड स्टेज में बदल जाता है। इसमें क्रोमोसोम गुणसूत्र डायाड स्टेज में बदल जाता है। डायाड स्टेज में बदल जाता है। डायाड स्टेज में बदल जाता है। ठीक, अगला पॉइंट है ध्रुवों का निर्माण पूर्ण हो जाता है। इसमें पोल बन जाते हैं। क्या बनते हैं, पोल बनते हैं। ध्रुवों का निर्माण होता है, ध्रुवों का निर्माण हो जाता है। उसके बाद एक मेटाफेज प्लेट भी पूर्ण हो जाती है। तीसरा पॉइंट है मेटाफेज प्लेट बनता है। क्या बनता है, मेटाफेज प्लेट बनता है। मेटाफेज प्लेट बनता है।
उसके बाद तर्क तंतुओं का निर्माण पूरा हो जाता है। तर्क तंतुओं का यानी जो तर्क तंतु हैं सभी कोशिकाओं के अंगों पर जो है बंध जाते हैं। तर्क तंतुओं का निर्माण जो है पूरा हो जाता है। तर्क तंतुओं का निर्माण पूरा हो जाता है। उसके बाद सहायक तंतु का निर्माण हो जाता है। सहायक तंतु का निर्माण हो जाता है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं मेटाफेज की अवस्था। इसको मध्यावस्था कहते हैं या अध्ययन करने की सबसे अच्छी अवस्था। यानी कोशिका को समसूत्र विभाजन को अध्ययन करने की सबसे अच्छी अवस्था है। इसमें जो गुणसूत्र होते हैं पहले ऐसे रहते हैं, डायाड रहते हैं, फिर डायाड से डायाड डाई स्टेज में हो जाते हैं और इसमें क्या बन जाता है, प्लेट बन जाता है। क्या बन जाता है, प्लेट बन जाता है। ठीक, फिर क्या कहते हैं, इसमें ध्रुव यानी पोल बन जाता है, ध्रुव बन जाता है, पोल बन जाता है। ठीक, मेटाफेज जो है प्लेट बन जाता है। तर्क तंतुओं का निर्माण यानी जो तर्क तंतु होते हैं वो कोशिकांगों को बांधने लगते हैं। सहायक तंतु का निर्माण हो जाता है। इसके आगे अगला जो है क्या है, मेटाफेज हो गया। उसके बाद एनाफेज। एनाफेज कल पढ़ाएंगे।